सिंध के वज़ीर सकाफ़त व लाइब्रेरीज़ सैयद जुल्फ़कार शाह से मिलने उनके आबाई हलके मीरपुर ख़ास पहुँचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। सिंध के सूबाई वज़ीर सकाफ़त, लाइब्रेरीज़, इनकी हैसियत से आपने सकाफ़त पर काफ़ी ज़ोर दिया, उसे ज़िंदा किया। तो अब तक क्या क्या कर चुके हैं? सूफियों की धरती है सिंध, वैसे तो आप देखते हैं कि इसका कल्चर बहुत रिच कल्चर है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पर पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन टूरिज़म भी हमारे पास काफ़ी है। तो उसको हम डिजिटलाइज़ करने जा रहे हैं कि वो अगर डिजिटलाइज़ होगी तो हर पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान जो विज़िट नहीं कर सकते या वो किताबें उनकी रीच में नहीं हैं, तो अगर एक दफ़ा डिजिटलाइज़ हो जाएंगी तो वो हर किसी को वहाँ पे उनके डोर स्टेप पे दस्तयाब होंगे। आप ज़ाहिर टूरिज़म का महकमा भी आपके पास है, ना साहिल समुंदर पर कोई ऐसी सहूलियात हैं, ना जो आपका पहाड़ी गोरख जगह है, गोरख हिल, ना उस पर कोई अभी बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, तो इसकी तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं? जी, गोरख हिल पहले मेरे पास नहीं थी, तो हमने जब मास्टर प्लान अपनी पार्टी के सामने रखा तो उन्होंने गोरख पहले अथॉरिटी थी, फिर उन्होंने मुझे वो हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट में ले आए अथॉरिटी ख़त्म करके। तो अब हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे उसको, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये करेंगे कि जो उधर रूम्स है खाली, वो 30 इयर्स के लिए कोशिश करेंगे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या होटल्स की चेन्स हैं वो आ जाएं, और ये है कि हम जो रोड वहाँ गोरख पे जाता है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी भी और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की भी यही है कि वहाँ पे रोड निकले। साहिल समुंदर दुनिया में कितने खूबसूरत हैं। कराची में साहिल समुंदर के ऊपर वो फैसिलिटीज़, वो मामलात नहीं हैं जो दुनिया में है। आप देखें कि इससे पहले तो हमारे पास मेयर नहीं था, अब कराची में मेयर भी हमारा है। अगर आप कुछ साल पहले देखते जो हॉक्स बे है या सेंट्स पिट है या फ्रेंच बीच जिसको बोलते हैं वो है, वहाँ का अगर आप रोड देखते तो बहुत खस्ता हाल था, और अब आप देखेंगे वहाँ रोड भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है, और अब वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी नए हट्स आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आप इंशाल्लाह एक नया चेंज देखेंगे। बाकी जो साहिल समंदर कुछ है वो DHA के अंडर आता है, तो उनको भी चाहिए कोई एक्टिविटी वहाँ शुरू करें, या तो हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट से को दे दें तो हम उसका कोई मास्टर प्लान बना के उसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले आएँ। आपने सियासत का आगाज़ तो पीपल्स पार्टी की मुखालफत से किया, फिर आप पीपल्स पार्टी में आ गए, तो ये जहन कैसे तब्दील हुआ, या पार्टी ने आपको लेने में थोड़ी देर लगाई? जब से पैदा हुए हैं, मेरे वालिद साहब फाउंडर मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, और भुट्टो साहब के साथ MNA थे और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट खादिम अली शाह साहब। जी, खादिम अली शाह साहब। तो मेरा नाम भी जुल्फ़िकार, जो भुट्टो साहब को जब फांसी आई उसके बाद मेरे वालिद साहब ने, जब वो शहीद हुए तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा से जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वहाँ पे उन्होंने इजाज़त ली मेरे नाम की, तो मेरे पे नाम भी जुल्फ़िकार तब रखा गया। बेसिकली पार्टी से कोई रंजिश नहीं थी, फैमिली में गर्जेस होती हैं आपस में, तो बस अपनी फैमिली से नहीं बने तो इसलिए उधर थे। फिर आप देखते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, उसी में ही फिर वापस है। आप कहाँ कहाँ पढ़े, कहाँ कहाँ जो है आपने तरबियत हासिल की? एक तो ज़ाहिर है वालिद से सीखा होगा। जी बिल्कुल, बचपन से वालिद साहब से सीखा काफ़ी, मगर बचपन हमारा थोड़ा सा तकलीफ़ दे गुज़रा है, क्योंकि जब ज़ियाउल हक साहब की मार्शला थी तो समझें कि हमारी पैदाइश हुई, तो उसके बाद जब मेरी उम्र 6-7 साल थी, जो मतलब ये जो लर्निंग एज होती है पढ़ने वाली, तो उसमें हमारे घरों पे समझें कि बड़ा एक ट्रॉमा रहा, क्योंकि वालदा इधर होती थी, हम कराची में पढ़ रहे होते थे, वालिद साहब के पीछे आपको पता है कि उस टाइम पे जितने भी भुट्टो साहब के साथी थे तो उनके पीछे थे, तो इसलिए कभी किधर कभी किधर। फिर मुझे वालिद साहब ने जब वो ये मामलात सारे बेहतर हो गए, और उसके बाद फिर मुझे एचसन कॉलेज लाहौर में, उसके बाद थोड़ा टाइम बाहर भी गया इंग्लैंड, मगर वहाँ सिर्फ 1-2 महीने था। पीछे मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कैंसर डायग्नोज हो गया, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। कोई ज़िंदगी में कभी मुश्किल भी आई, या सिर्फ लाड प्यार में ही ज़िंदगी गुजरी? हमारे तो इतनी सख्ती थी कि हम यहाँ से वालिद साहब हमें कोशिश करते थे कि हम यहाँ से सफ़र भी ट्रेन में करें या बस में करें, तो
तो आर पे नहीं जाने देते? नहीं जाने देते थे। तो हम देखते थे हर चीज़ होते हुए भी हमें नहीं छोड़ रहे, सिर्फ एक बंदा हमारे साथ होता था। तो वो क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस आपका होता है, तो आपकी जो हिस्स होती है। कार कितनी उम्र में आपको दी? मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की, तो उसके बाद मुझे जाके। तो उससे पहले बसों में सफ़र करते थे? उससे पहले बसों में भी सफ़र किया, उससे ट्रेन में भी सफ़र किया। और मैं कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो वो तो अक्सर घर से अगर मैं कोच में जाता था, एक सफारी कोच के नाम से आती थी, तो वो उस टाइम पे 10 रुपये लेती थी जाने के, 10 रुपये आने के। कितनी पॉकेट मनी मिलती थी? तकरीबन 25 रुपये, 10 रुपये जाने के, 10 रुपये आने के, 5 रुपये जो वहाँ पे एक समोसा और कोल्ड ड्रिंक मिलती है वो पीने के। कराची यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा? कराची यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया। आपकी ज़मींदारी भी है, सियासत भी है, वजारत भी है, तो ये इतना कुछ कैसे मैनेज करते हैं? पहले तो अपना ज़मींदारी ख़ुद देखता था। जब से मिनिस्टर बना हूँ तब से आना जाना बहुत कम हो गया, क्योंकि बंदा अपने डिपार्टमेंट को ही बेहतर करने में कुछ टाइम ज़्यादातर कराची में गुजरता है। क्योंकि जब भी कोई तकरीबन फॉरेनर डिप्लोमेट्स आते हैं या कोई हेड ऑफ़ स्टेट आता है, तो कभी अगर वज़ीर आला साहब नहीं जाते तो मुझे उनको रिसीव करना पड़ता है। ये बताएं कि यहाँ जो सकाफ़त की वजारत है, इसका कितना बजट है और दूसरे सूबों से ज़्यादा है या कम है? नहीं, बजट हमारा बहुत कम है। जैसे आप देखेंगे कि ये पूरी मिनिस्ट्री है, तो इसका टोटल हम ग्रांट्स काफ़ी देते हैं। जैसे आर्ट काउंसिल है, उसको हम तकरीबन 45 करोड़ रुपए ग्रांट देते हैं। और ऐसे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी है, अगर आप सारी ग्रांट निकालें तो हमारा बजट तकरीबन बनता है 1 अरब तकरीबन 80 करोड़ रुपए। और टूरिज़म का बजट तो बिल्कुल भी नहीं, लोग समझते हैं कि शायद करोड़ में होगा, पर टूरिज़म का पूरा बजट 15 करोड़ रुपए साल का है। तो हमारी काफ़ी जो हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मोइंजोदारो भी आपके पास है? जी, मोइंजोदारो हमारे पास है, मकली हमारे पास है, चौकुंडी ग्रेवयार्ड हमारे पास है, बम्बोर हमारे पास। ये तो यूनेस्को हेरिटेज डिक्लेयर साइट्स हैं जो हमारे पास हैं। और उसके अलावा यूनेस्को भी हमारे साथ वहाँ पे काम कर रही है, और दीगर भी हमारे साथ, जैसे तुर्की की एक ऑर्गेनाइजेशन है टिक्का, वो भी हमारे साथ काम कर रही है। और जो इटली के कुछ प्रोफेसर्स हैं, एक बहुत बड़ी उनकी यूनिवर्सिटी है, वो भी हमारे साथ बम्बोर पे काम कर रही है। ये बम्बोर कितना पुराना है? वो भी समझे कि ये मोइंजोदारो और इतना ही पुराना। आपके वालिद साहब तो सियासत तर्क कर चुके थे, खादिम अली शाह साहब, आपको सियासत का शौक़ कैसे पैदा हो गया? हम एक दिन बैठे थे अपनी फैमिली के और सारे आपस में, तो सिर्फ एक यूनियन काउंसिल है जहाँ पे आप बैठे हैं, उसकी वाइस चेयरमैनी से हमारी एक छोटी सी तलख चीज़ स्टार्ट हुई। वो फिर मुझे पॉलिटिक्स में। तो आपका अपने मामू से इख्तलाफ हो गया? जी, मामू से इख्तलाफ हो गया। तो अब भी आपस में मामूजाद और आप आपस में इलेक्शन लड़ते हैं? जी, अभी भी हम आपस में, पहले पिछली दफ़ा मेरे मामू मेरे सामने थे MPA पे, फिर मैंने वहाँ उनसे मैं पिछली दफ़ा MPA बना। इस दफ़ा उनके जो साहबजादे हैं, बेटे, बचपन के मेरे दोस्त भी थे, क्लास 1 से लेके, हम HSN से लेके, और तकरीबन ज़िंदगी साथ ही गुजरी हमारी। और बड़ा डिफ़िकल्ट था, पर कोशिश करते थे कि एक दूसरे के लिए, ना वो बोलते थे ना हम उनके लिए बोलते थे, लोगों को बोलते थे कि। तो आपकी वालदा किस तरफ थी, आपके मामू के साथ थी, आपके साथ थी? हाँ, ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। वालदा अक्सर हमें कहती रहती थी कि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कोशिश करो कि आपस में कहीं लड़ना या झगड़ना नहीं। और आप मामू से मिलते हैं या मामूजाद भाई से? नहीं, मुलाकात नहीं होती हमारी, और कहीं भी मिलते हैं तो समझें कि अब वो बातें नहीं रही, क्योंकि वैसे तो ठीक था। आपकी वालदा जाती हैं अपने भाई से मिलने? जी हाँ, उनकी मुलाकातें होती हैं आपस में। नाश्ते का एहतमाम बाहर लॉन में ही किया गया था। वालिद के साथ नाश्ता करना उनका मामूल है। शाह साहब, आपने बड़ी भरपूर सियासत की, भुट्टो दौर में, ज़िया दौर में, फिर छोड़ दी। अब बेटा कैसे सियासत में आ गया? आप तो चाहते थे ना आए। इनको शौक़ था तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह। है तो बड़ी कठिन रहा, सियासत जो है वो इबादत भी है अगर आप उस तरीके से करें, और वरना तो आपको पता है इस वक्त तो बदनामी है। सियासत का नाम लेना, आदमी सियासत का नाम भी नहीं ले सकते, तो इसलिए। लेकिन इनका शौक़ था तो मैंने कहा आओ, फिर आओ तो सियासत वही करना जो हमने भुट्टो दौर में की
और आपको इस दौर में करके दिखानी है। क्या मतलब उस दौर में क्या सियासत थी और अब क्या है? उसमें तो ब्यूरोक्रेट्स पैसे नहीं खाते थे सोहेल साहब, और अब तो अल्लाह खैर करे, बस सियासतदान कहलाना अपने आप को बड़ा वो अजीब लगता है। और मैं ये भी चाहता था कि जुल्फ़कार और मेरा छोटा बेटा दोनों फ़ौज में जाए तो ज़रा अच्छा है, लेकिन ये नहीं गए दोनों, ये दूसरी तरफ है, ये उधर आ गए, वो दूसरी तरफ चले गए, वो ब्यूरोक्रेट बन गए। वो ब्यूरोक्रेट बन गए। जुल्फ़कार की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है और किस बात पे डांटते हैं इसको? हमने तो शुरू से इनको ये कहा है कि भाई तकब्बुर और गुरूर मत करना, शादी और ब्याह नहीं छोड़ना है। इंटीरियर में हमारे यहाँ तो शादी ब्याह छोड़ना ही नहीं है, और वो इन्होंने करके दिखाया माशाल्लाह। और इन्होंने अपने आप उस पर आप देखें, अच्छे अच्छे ख़ानदान में कई सियासतदान ख़त्म हो गए, लेकिन इन्होंने हमें दोबारा ज़िंदा कर दिया है मेहनत करके। लेकिन फैमिली के अंदर तो प्रॉब्लम पैदा हो गया। वो हर फैमिली में आजकल हो गया है, जब से वो लोकल बॉडीज़ शुरू हुई हैं। लोकल बॉडीज़ के बाद जैसे हर घर में झगड़ा शुरू हो गया। अब तो शहरों में बाप एक तरफ है, बेटा दूसरी तरफ है, बेटियां दूसरी तरफ है। अब तो सियासत जैसे जैसे एजुकेशन आएगी तो सियासत बड़ी मुश्किल होती जाएगी। और कोई खामी जो आप देखते हैं जुल्फ़कार साहब? नहीं, हमने छोड़ दिया है ना, कोई इंटरफेयर मैं नहीं करता, ये अपनी मर्ज़ी से करें। वो वालिदैन ज़्यादती करते हैं जो अपने आप, इनको तजर्बे से सीखने दें, हम भी अपने तजर्बे से सीखें। हमारे वालिदैन ने भी हमें नहीं कहा, तो हमने कहा ये अपने तजर्बे से सीखें। शाह साहब, आपके पास कौन कौन से ओहदे रहे? ज़ाहिर है MNA रहे आप। जी हाँ, MNA रहे, और सियासी और तो बस ये मैन थे। बीबी के बड़े करीब रहे, भुट्टो साहब के बहुत ही करीब। भुट्टो साहब ने मूवमेंट शुरू की तो हम उनके साथ थे। एक बात वो ही कहते थे कि कोई गरीब आदमी आपके साथ आएगा जो 1 साल पहले मुलाकात हुई होगी, तो वो कहेगा कि भाई आपने मुझे पहचाना, तो आप क्या कहेंगे? हमने कहा नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ना है। आप फ़ौरन कहेंगे कमाल है, अभी नाम भी बताना पड़ेगा। तो ये इस किस्म की हमें वो ट्रेनिंग देते थे। घर से मुलक्का ग्राउंड में क्रिकेट खेलने आए, नौजवानों के साथ क्रिकेट खेली, नौजवान खिलाड़ियों ने उनके साथ सेल्फियां बनवाई। घर पर ही खुली कचहरी का एहतमाम करते हैं, इलाके के लोगों के मसाइल सुने। ये सारी ट्रॉफीज और मेडल्स वाकई आपने शिकार किए हुए हैं? जी, ये मुझे बहुत पहले शौक़ था, आज से कोई 8-9 साल पहले। अब छोड़ दिया? अब छोड़ दिया। क्यों? बस अब या सियासत को टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए। सियासत और शिकार एक ही चीज़ नहीं है? नहीं, बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये बताएं कि ये शेर शिकार किया है या वाइट शेर तो यहाँ नहीं होते? ये बेसिकली मेरा अपना पाला हुआ शेर था। ये छोटा था जब मैंने किसी दोस्त ने मुझे दिया था। जो पिंजरे की एक तार थी वो निकली, तो वो इसको आंख में लगी, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसे उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसको हमने यहाँ प्रिजर्व कर दिया। जो आइबेक्स हैं वो खीरथर नेशनल पार्क जो हमारा है उसमें परमिट मिलता था पहले, अभी भी मिलता है। वो फिर 1 लाख कुछ का वो परमिट है, फिर बैलेटिंग होती है उसमें, जिसका नाम निकले फिर उसमें ट्रॉफी आप जो है वो हंट कर सकते हैं। तो ये वो है? ये वो है, ये बलूचिस्तान का है अपना, वहाँ से शिकार किया था। ये हमारा नौशेर फ़रोज़ का इलाका है, उसमें थोड़ा सा जो दरिया का इलाका आता है ये वहाँ का है। ये भी लोकल है जी? जी, ये ब्लैक बक है, और ये मुख्तलिफ यहाँ पे गेम रिज़र्व लोगों ने बनाई हुई हैं, और वो फिर आपसे पेमेंट लेते हैं और आपको हंट कराते हैं। ये अफ्रीका में होता है ज़्यादातर। तो ये आपने खुद शिकार किया? जी, ये मैंने खुद शिकार किया। सिंधी अजरक और टोपी पेश की गई। वालिद से दुआ लेकर घर से रुखसत हुए। घर से रवाना हुए। UC 5 में नए रोड का इफ्तिताह करने पहुंचे।
दोस्त और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम खान शोरो के घर पहुंचे। शाह साहब की खूबी सबसे ज़्यादा ये कि सबसे ज़्यादा अगर हम पार्लियामेंटेरियंस में सोशल देखें तो शाह साहब हैं। गमी और खुशी ये किसी की नहीं छोड़ते। एक आधी खामी शाह साहब की, ट्रेवल टाइम बहुत है। कभी घोटकी होते हैं तो कभी हैदराबाद होते हैं। घर टाइम कम देते हैं, बच्चों को टाइम कम देते हैं, सबको राज़ी करने की कोशिश में रहते हैं और सब लोग राज़ी होते नहीं हैं। ये खामी है शाह साहब की। उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई? 25 साल की उम्र में। क्या शादी पसंद की हुई या वालिदैन की मर्ज़ी से कर ली? वालिदैन की भी मर्ज़ी थी और अपनी भी पसंद थी। क्या कोई ख़ानदान में ही शादी की है? जी हाँ, ख़ानदान एक ही है, वो भी रिजवी हैं, हम भी हैं सादा। बच्चे कितनी उम्र के हैं? जी, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह 15 साल का है और 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की है और एक 5 साल की। इतनी जल्दी शादी कर ली, अब कहीं दूसरी शादी का तो दिल नहीं करता? अल्लाह ना करे, एक ही शादी काफ़ी है। नहीं, सिंध के तो हमने सुना है कि जागीरदार और जो ख़ास कर हमारे सियासतदान हैं वो कई शादियां करते हैं। मैं समझता हूँ जी ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है और जिन लोगों ने किए हैं वो बहुत हाईलाइटेड लोग थे, तो इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा वेरी करती है। मैं नहीं समझता हूँ कि सिंध में किसी की 2-2, 3-3 शादियाँ, और जो अब माहौल चल रहा है वहाँ पे एक शादी और अपने बच्चों को आप अगर सही तरबियत दे दें तो ये एक बहुत बड़ा नेमत है। बेशक शादी तो हो गई जल्दी, लेकिन हिस्से जो हुस्न है वो तो बरकरार रहता है। आपको कैसा हुस्न पसंद है? इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं, हम भी मजबूरियों का अज़ल करें, फिर कहीं और मुब्तला हो जाएं। बंदगी छोड़ दी हमने फराज, जब लोग खुदा बन जाए। अच्छा, ये बता दें कि कोई हसीन चेहरा आ रहा हो तो किसको मुड़ के देखते हैं? किस तरह का हसीन चेहरा हो? तो जिसको देखा उसको फिर घर वालों ने पसंद कर लिया, फिर उससे शादी भी कर ली। अच्छा, चले उनमें क्या देखा? उनमें बस अपना पर्दा देखा और अपना ख़ानदान वाले ही थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, तो बस यही। बस आपकी फैमिली की सब औरतें पर्दा करती हैं? जी, तकरीबन पर्दा करती हैं। ये तो नहीं कि गांव में आके पर्दा करती हो, शहर में जाके? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहर हो गांव है, वही पुरानी ट्रेडिशंस हमारी चल रही हैं, तो बस उसी हिसाब से अभी तक तो पर्दा ही। कितनी ज़रिए आमदनी है आपकी और क्या क्या ज़राए हैं आमदन के? बस अपना ज़ाती ज़मींदारी है हमारी अपनी। कितनी ज़मीन है आपकी टोटल? सर अभी तो जैसे खाते हुए हैं तो मेरे मतलब मेरी अपनी ज़ाती उसमें तो होगी 200-300 एकड़, तो मेरे अपने उसमें होगी। बाकी वालिद साहब हैं, फिर दूसरी फैमिली, भाई हैं। बहनों को हिस्सा देते हैं आप? जी, बहनों को बिल्कुल हिस्सा देते हैं और वही बराबरी के उस पर ही रखते हैं और कोई फ़र्क नहीं रखते हैं। बराबर बहन भाई बराबर? जी, बराबर। तो यहाँ तो हमने सुना है कि बहुत सारी बहनों को कुरान से भी शादी करवा दी जाती है, ये दुरुस्त है? बस ये पुरानी जाहिला बातें हैं और ये बहुत पुराने, हम भी ये सुनते थे पर कभी अमली हमने नहीं देखा कि ये हुआ। तो कितना टैक्स देते हैं आप? अलग अलग जितनी फसल आती है उस हिसाब से देते हैं। तो कितनी आमदनी है सालाना या माहाना आपकी? माशाल्लाह शानदार घर हैं, शानदार हवेलियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, तो कितनी ज़मींदारी? पंजाब में तो इतनी आमदन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ पे क्या है कि सारी ज़मीन फर्टाइल है हमारी जो ज़मींदारी है, और जो हवेलियाँ हैं वो बहुत समझें कि हमारे पैदा होने से पहले की बनी हुई हैं। अब उनको मेंटेन करने में ही लगे हुए हैं कि जी वो मेंटेन हो जाएं। फिर भी कितनी आमदनी है आपकी सालाना? सर करोड़ों में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, 10 से ज़्यादा कम? आपकी दुआ से मतलब अगर सारी फैमिली की मिलाएंगे, वालिद साहब की, हमारी तो ज़्यादा ही। 15? बस ये क्या बता सकते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हैदराबाद में शमसुल उलमा डॉक्टर UM दाऊद पोता लाइब्रेरी पहुंचे। तालिब इल्मों के लिए अलग से रीडिंग हॉल और लाइब्रेरी भी बनाई गई है। किताबों का सेक्शन दिखाया जहां 1.5 लाख से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की नायाब तस्वीर भी आवेज़ा की गई हैं।
हैदराबाद में सिंध की तहजीब पर म्यूजियम बनाया गया है, उसका दौरा करने आए। पुरानी सिंधी सकाफत को म्यूजियम में दिखाया गया है। तलवारें, नायाब पत्थर, लिबास और बर्तन भी यहाँ मौजूद हैं। म्यूजियम के साथ शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क भी बनाया गया है। सियासत बड़ा मुश्किल काम है, इंसानों की मैनेजमेंट है। ये फरमाइए कि कितना झूठ, कितना सच, कितनी मसलियत से काम लेना पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ उनसे। अगर जो काम हो सकता है बोलता हूँ जी ये होगा, जो नहीं हो सकता है उनको सीधा बताता हूँ, वरना कल को फिर आपको उनके पास जाना है। लोग इलेक्शंस में जाते हैं या वैसे जाते हैं, झूठे वादे करके आते हैं, तो फिर कल फिर उनको जाना है। तो झूठी चीज़ थोड़ी देर के लिए चढ़ेगी, जो अगर आप सच बोलेंगे तो वो काफ़ी टाइम चलेगा। और वो एक लेकिन लोग नाराज़ नहीं होते? नहीं, नाराज़ नहीं होते, वो वक्ती नाराज़ होते हैं, फिर सोचते हैं कि जी बात तो उसने ठीक की। हैदराबाद के मशहूर तारीखी मुखी हाउस है। मुखी हाउस सन 1920 में एक बाअसर बासरवत सिंधी हिंदू खानदान के सरबरा मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जेठ आनंद ने तामीर करवाया था। मुखी हाउस में अब भी मुखी खानदान की तस्वीर लगाई गई हैं। हैदराबाद के बीचों बीच इस शानदार हवेली का तारीखी पस मंज़र क्या है? सोहेल साहब, इसका तारीखी मंजर ये है कि 1920 में ये बनी और मुखी जेठानंद साहब थे। मुखी हाउस कहते हैं इसको? मुखी हाउस इसको कहते हैं। और ये बिल्डिंग उनकी थी। और उसके बाद 1957 में इधर यहाँ पे नेहरू साहब भी आते रहे और वो मेंबर पार्लियामेंट भी थे। तो यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग्स अक्सर इसी घर में हुआ करती थी, क्योंकि हैदराबाद आपको पता है कि एक हब है यहाँ पे। तो इस वजह से जो भी पॉलिटिकल उस टाइम की जो भी एक्टिविटी होती थी तो यहाँ से होती थी। और फिर इसको आपने रिस्टोर कब किया? आपने इसको तारीखी विरसा कब करार दिया? इसको हमने फिर उसके बाद, ये पहले स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था और अपना बच्चियाँ पढ़ती थी इसमें। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने इसको उनकी फैमिली से पूछ के, जो उनकी एक ही बेटी थी, उनको सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ से बुलाया। जब वो इधर आई तो इस घर को देख के मैंने तो अभी आके समझे कि मुझे 6-8 महीने हुए हैं डिपार्टमेंट पर। जो डिपार्टमेंट वाले बताते हैं, जब उनकी फैमिली बेटी आई तो वो दीवारों से मतलब समझें कि उसको पकड़ पकड़ के रो रही थी कि एक उनका एक ये पुराना कदीमी घर यहाँ पे है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब इजाज़त दे दी तो फिर ये हमने हेरिटेज डिक्लेयर किया। हेरिटेज डिक्लेयर करने के बाद फिर ये हमारे जो कल्चर अपना एंटीक्विटी डिपार्टमेंट है उसने ये सारा रीस्टोर किया इसको। म्यूज़ियम भी आपके महकमे के मातहत हैं, लाइब्रेरीज़ में, उसमें क्या क्या आपने तब्दीलियाँ की हैं? जी, लाइब्रेरीज़ में तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज़ को सबको डिजिटलाइज कर दें। कितनी लाइब्रेरीज़ हैं सिंध में आपके मतहत? तकरीबन नहीं भी नहीं तो 120 से ऊपर लाइब्रेरीज़ मेरे अंडर। कितनी किताबें होंगी टोटल, या आपने कोई नई ख़रीदी हैं? क्या इजाफे किए हैं आपने? जो नए पोइट्स हैं या लोग जिसकी डिमांड करते हैं वो लाइब्रेरियन को बताते हैं। अक्सर हम वो डिमांड कलेक्ट करते हैं और वो चीज़ें पहुंचाते हैं उनको। इस दफ़ा मैंने ये किया कि हमने कोशिश किया कि जो नया एडिशन जितना भी CSS का आता है तो वो हर जगह पे पहुँचे। म्यूज़ियम, अजायब खाने भी आपने बनाए हुए हैं। कितने म्यूज़ियम हैं आपके पास और उनको किस तरह से बेहतर कर रहे हैं? जी सोहेल साहब, हमारे पास बेसिकली हम अभी उसको म्यूज़ियम को एक डायरेक्टरेट बना रहे हैं, पूरा एक अलग विंग ही अलग कर रहे हैं उसकी। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80 से ज़्यादा म्यूज़ियम्स हमारे पास होंगे जिनमें नवादरात हमारे पास हैं एंटीक्विटी के पास। सिंधी अजरक और टोपी पेश की गई। भिट शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर पहुंचे। शाह कराची आर्ट काउंसिल के सदर अहमद शाह और साबिक वफाकी वजीर मदद अली सिंधी भी मौजूद थे। मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सचपच तो है, सिंध की जान पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन है। मैं कहता हूँ एक मोहनजोदड़ो है और एक शाह लतीफ़ है। शाह लतीफ़ ने जब शायरी की तो उस वक्त सिंध में
फ़ारसी का गलबा था। हुक्मरानों की ज़बान फ़ारसी थी, मुल्कों की ज़बान फ़ारसी थी, कलोनों की ज़बान फ़ारसी थी, लेकिन शाह साहब ने अपनी सिंधी ज़बान को ऐसी दीवार दे दी जैसे दीवार चीन है। सिंधी ज़बान में उन्होंने बताया कि औरत पर जो जुल्म होता था तो उसकी शायरी की हर हीरोइन जो है वो औरत है। अच्छा, साईं ज़ुल्फ़िकार शाह साहब को ये क्रेडिट जाता है कि इनके परदादा और वो भी शाह लतीफ़ के ही फ्रेंड थे, और इन्होंने अब वो जो मसनद संभाली है, मैं समझता हूँ कि शाह लतीफ़ पर को ये जितना भी काम कर रहे हैं, इस वक्त भी जो उन्होंने शाह का उर्स किया, पूरे पाकिस्तान के कायदीन को बुलाकर दिखाया कि शाह साहब क्या थे। जो सिंध सूफियों की सरजमीन है, सिंध मोहब्बत की सरजमीन है, सिंध ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। 350 साल पहले शाह की सारी कहानी और सारे सुर जो है उसमें मर्द है, वो बादशाह है, वो जालिम है, वो उठा के लेके जा रहा है, और जो औरत है उसकी कहानी की हीरोइन औरत थी। औरत तो शेक्सपियर की कहानी की भी हीरोइन नहीं थी। 50 बरस बाद तब पहले तक औरत, आज भी हॉलीवुड की फिल्मों की हीरोइन औरत नहीं है। तो ये हम ऐसा करते हैं कि जिसकी इज्जत करते हैं उसके साथ हजरत लगा देते हैं, उसके साथ उसको एक ले जाते हैं रिलीजन की तरफ। तो शाह मुलेद भी नहीं था, लेकिन शाह जो था वो एक प्रोग्रेसिव आदमी था। वालिद खुद आर्ट्स खादिम अली शाह साहब भुट्टो साहब के साथ M.A. होते थे। सिंध के जो 3 वेल टेस्ट लोग उस ज़माने में थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपने ये सिकंदर खान, मलिक सिकंदर खान, खादिम अली शाह। लेकिन वो जो फ़कीरी शाह लतीफ़ ने यहाँ के सैयदों को भी सिखाई है ना, ये उसका सिंबल है। तो शाह लतीफ़ की प्रीचिंग और जो तहजीब है हमारी, उसको जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं एक सर्वेंट के तौर पे, सर्वेंट ऑफ सिंध के तौर पे। सूफी बुजुर्ग म्यो शाह अनायत रिजवी के दरबार पहुंचे, फातिहा खानी की। मच कचहरी लगाई गई। सब लोग आग के इर्द गिर्द बैठकर मौसीकी से लुत्फानंदोज हुए। फोक सिंधी गुलकारा ने रात के वक्त समा बांध दिया। क्या आपको खून बहा के तौर पे वजारत मिली है? जी नहीं सोहेल साहब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हमारी जो वजारत डिसाइड करते हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन आप तो देखो बड़े बड़े तजर्बाकार लोग मौजूद थे, आप तो बड़े यंग थे, आपको क्यों चुन लिया? बस ये क़यादत की मेहरबानी है, खुसूसन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और आसिफ अली जरदारी की, और जो नहीं फिर भी क्या खूबी थी आप में? मैं पिछले दौर में एक्टिव बहुत रहा हूँ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और जब हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को और अदी फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में डाला गया, तो मैं अक्सर वोकल होता था, असेंबली में स्पीचेस करता था, और पार्टी ये भी देखती है कि कौन काम कर रहा है और कितना एक्टिव है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो उनकी तवक्कुआत हैं मेरी पार्टी की, मैं उस पर पूरा उतरूँ। मुखालफत भी हुई होगी आपकी वजारत की? जी, मैं पहले नहीं समझता था, जब MP थे तो इतना नहीं समझते थे कि मुखालफत है या क्या है, पर जब वज़ीर बने हैं तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी साजिशें भी होती हैं और काफ़ी कैरेक्टर एसेसिनेशन भी होती है, मगर सामने नहीं होती, पीठ पीछे होती है। मगर मैं उसका नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी, वो एक ग्रुप होते हैं, कोई किसी का ग्रुप है, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद जो हमारी लीडरशिप है, अदी फरियाल हैं, उनसे डायरेक्ट हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनसे डायरेक्ट हूँ। तो इसलिए जिनका अप्रोच नहीं होती वो किसी का सहारा लेते हैं, और इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि अपना काम खुद करूँ। जैसे आप देखते हैं कि गाइडेंस कहीं अगर हम कुछ करते हैं तो हम वज़ीर आला को, मुराद अली शाह साहब को लेते हैं कॉन्फिडेंस में, जी ये काम करने जा रहे हैं, और वो इनकरेज करते हैं। आपने एचिसन कॉलेज से तालीम हासिल की, ज़ाहिर है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन
ख़राबियाँ भी हैं, मेरा बेटा भी वहीं पढ़ा है, लेकिन ये एचिसन वाले एचिसन से बाहर नहीं निकलते, ये हमेशा एलीट का वही जो ग्रुप है उसके अंदर रहते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है और क्यों नहीं निकलते? ब्यूरोक्रेट सीनियर जूनियर होते हैं या फ़ौज में सीनियर जूनियर होते हैं, तो ये भी एक इंस्टीट्यूट है, और जितने भी हमारे सीनियर या जूनियर कोई भी अगर अब हम नहीं हैं, अभी भी हमें पता चलता है कहीं एचिसोनियन है तो हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। एचिसोनियन में क्या खूबियाँ होती हैं, क्या ख़राबियाँ? एचिसोनियन में ये खूबियाँ होती हैं कि आप बचपन से आपको वो तरबियत देते हैं, आप अपने शूज़ खुद पॉलिश करते हैं, आप अपने जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं आपको खुद करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपको राइडिंग सिखाते हैं, फिर आपको एजुकेशन उस लेवल की देते हैं। अगर आप देखते हैं किसी चीज़ में आप वीक हैं तो उसकी फिर एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, आपको उस तैयार करते हैं। फिर सीनियरिटी जूनियरिटी एक अलग चीज़ है। अगर आपका सीनियर और दिसंबर की सर्दियां आपको पता है कि लाहौर की किस तरह होती हैं, अगर वो बोलें जी आपने स्विमिंग पूल में छलांग मारनी है तो आपने मारनी, अगर वो कहे कि जी मेरे शूज़ पॉलिश करने हैं तो वो आपको करने। तो एक डिसिप्लिन है, आज से नहीं है ये तो ये शुरू से आ रहा है। तो एक एचिसोनियंस का अपना बॉन्ड है। मेरे काफ़ी दोस्त पंजाब हुकूमत में वज़ीर हैं। तो ये गरीबों के बारे में भी एचिसोनियन कुछ सोचते हैं या सिर्फ अपने आला तबके के बारे में? नहीं, इसमें वो नहीं है। वो आपका हिस्स इतनी मार देते हैं कि आप वैसे ही डाउन टू अर्थ होते हैं, और इसमें गरीबी अमीरी वाला है ही नहीं, क्योंकि हमें वो चीज़ मैटर ही नहीं करती कि कौन क्या है। आप वज़ीर सकाफ़त हैं, ज़ाहिर है आर्काइव्स और पुरानी जो जगह हैं उनके बारे में भी आप ही लुक आफ्टर करें। मोइंजोडारो इस सारे इलाके की तहज़ीब की माँ समझी जाती है, और वहाँ सिम्पारा जो रकासा जो थी उसका मिला जो है उसका बुत भी। ये बताएं कि यहाँ रक्स की कितनी अहमियत है सिंध में? पंजाब में तो इसके बहुत लोग ख़िलाफ़ भी हैं, यहाँ क्या सिचुएशन है? सिंध में वैसे तो कोई रक्स का कोई बज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो ख़वातीन अपना जो हैं जो शादी ब्याह होता है उस पे भी आप देखते हैं कि ये अब मॉडर्नाइज़ हुआ है। हमारे पास सिंध में जो मतलब बेसिकली कल्चर आप देखते हैं कि यहाँ पे राजा डायर की हुकूमत काफ़ी रही है, तो इसलिए सिंधी कल्चर जो है तो इन्फ्लुएंस राजा डायर से भी काफ़ी करता है। ये जो हाथ मोहम्मद बिन कासिम से नहीं, मोहम्मद बिन कासिम से भी है, ज़ाहिरी बात है, मगर क्या है कि राजा डायर के टाइम से, जैसे आप हमारी शादियाँ देखते हैं कि हम जब कहते हैं कि लाऊं मतलब दोनों के सर टकराते हैं और चेहरे पे जैसे सहरा बांधते, तो यहाँ पे हम मोड़ बोलते हैं, वो बांधते हैं। तो शादी में ये होते हैं, और ज़्यादातर ये मतलब जो डांस और ये कल्चर है ये हमारे पास नहीं है। सूफियाना म्यूज़िक है, कलाम है शाह भटाई के या सचल सरमस्त। मर्दों का रक्स है, मर्दों का रक्स है जी, औरतों का रक्स नहीं। औरतों का रक्स नहीं। ये फरमाएं कि आपको कौन सा गुलकार पसंद है? मुझे आबदा परवीन साहिबा बहुत पसंद है। मुन्नी बेगम की गज़लें मैं काफ़ी शौक़ से सुनता हूँ। पंकज उदात साहब की गज़लें बहुत सुनता हूँ। क्या आप हैं जवान लेकिन अंदर बूढ़ी रूह है? गाने हैं या अपना उनकी जो कवाली है उसमें एक बड़ा ही डीप, जो आजकल आप देखते हैं कि हर जगह पे वो रैप और पॉप म्यूज़िक हो गया है, तो उससे थोड़ा सा मैं ज़रा ट्रैवलर हूँ, तो इसलिए इस टाइप के सुनता हूँ कि वो सफ़र में, क्योंकि वो पॉप सुनने से आपका वैसे ही ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, ये ज़रा एक सुकून वाले गाने होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। पसंदीदा शायर कौन है? पसंदीदा पेंटर कौन है? मुसव्वर कौन है? मेरे अपना पसंदीदा शायर जो हैं अपना फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, और अल्लामा इकबाल हैं, और मेरे वालिद साहब के दोस्त थे हबीब जालिब साहब, तो वो भी मेरे बहुत उनके इनकलाबी शेर हैं, या अब्दुल कलाम आज़ाद के जो हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। और मुसव्वर कौन सा अच्छा लगता है? मुसव्वर गुलजी साहब का आपने नाम सुना है, उनकी बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। और एक शाहिद रसाम साहब हैं, वो आप देखते हैं कि हमारे आर्ट काउंसिल में हैं, वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, और उनकी पेंटिंग भी मुझे बहुत पसंद है।